एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे और हम लोगों ने किस तरीके से किसी भी एक एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया था, इन सब बातों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है कि किसी भी एक एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की है, लेकिन वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिनकी हेल्प से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया था। उन सब बातों के बारे में हम लोग 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। साथ ही ये वो पार्ट है जहां से 1 से 2 मार्क्स में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर हमारे 1 वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग इसको नाम दे देंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट किस टाइम पर हुआ था और उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट उसको कैरी फॉरवर्ड करवाता हुआ चला गया है, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को शो किया था। उन्होंने कैथोड रे यानी कि एक्स-रे की हेल्प से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड बनाए, जिनके अंदर नंबर 1 इलेक्ट्रोड हमारा होगा कैथोड और नेक्स्ट होगा हमारे पास एनोड। जैसा कि हम लोगों को पता है कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ये हमारा जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कराना है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अभी ये वैक्यूम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉब लगा देंगे जो प्रेशर को यहाँ पर कंट्रोल करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक वॉल्व लगा दिया है जो प्रेशर को कंट्रोल करेगा इस ट्यूब के अंदर। सेकेंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीन की। तो यहाँ पर प्रॉप ने एक स्क्रीन लगाई थी जो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब जो बहुत शाइन क्रिएट करती है। ये स्क्रीन थी हमारी ZnS की स्क्रीन, यानी कि जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन थी। ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे को पास कराना स्टार्ट किया। इन्होंने एक्सरे को पास कराया इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्व लगा रखी है प्रेशर को हाई और लो करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं 1 atm प्रेशर की, जो इस टाइम हमारे आसपास के एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो क्या हमें कोई प्रेशर फील हो पा रहा है? नहीं। इसका मतलब 1 atm प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्व लगाया है ताकि हम लोग प्रेशर को और ज्यादा लो कर दें। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर को लो किया है 10⁻⁻⁴। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना लो प्रेशर है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गैस को भी यूज किया है। अब आपने ध्यान एक बात रखनी है, ये गैस जो है वो अनरिएक्टिव गैसेस हैं, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पर गैस को यूज कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल ने क्यों नहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो ध्यान रखना है, प्रेशर एज लो एज पॉसिबल 10⁻⁻⁴ atm हम लोगों ने यूज किया था। और साथ ही यहाँ पर गैस यूज की गई थी अनरिएक्टिव गैसेस, जिससे जब ये रेजेस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करे तो उनके पाथ के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन जनरेट ना हो। साथ ही यहाँ पर जो एनोड की हमारी इलेक्ट्रोड है उसके बीच में कुछ होल्स कर दिए थे, क्योंकि अगर यहाँ पर होल्स नहीं होंगे तो ये रेस किस तरीके से पास करेंगी और हम फ्लोरोसेंस किस तरीके से जनरेट करेंगे। और साथ ही यहाँ पर एक सर्किट जनरेट किया गया था हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे नेगेटिव टर्मिनल तक। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया गया तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और अब यहाँ पर हमारी एक्सरे ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ ZnS की स्क्रीन लग रखी है, जो एक ग्रीन कलर की स्क्रीन होती है, एक पेल ग्रीन कलर होता है ये। इस पेल
जगह के ऊपर कुछ पार्टिकल्स शाइन करते हुए, चमकते हुए दिखाई देने लगे। ये पार्टिकल शाइन करते हुए जब यहाँ पर दिखाई देने लगे तो क्रॉक ने ये बोला कि ये जो एक्सरे है इनके ऊपर कोई चार्ज मूव कर रहा है। दूसरी बात देखने के लिए ये आई कि जो भी रेज़ को यहाँ पर हम लोगों ने यूज करवाया था वो कहीं भी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। तो यहां से उन्होंने कैथोड रे के लिए कुछ प्रॉपर्टीज निकाली। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि हमारी जो कैथोड रे होती है वो मूव करती है स्ट्रेट पाथ पर, यानी कि अपने पाथ में वो कभी भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कैथोड रे जो है वो कंटेन करती है एक नेगेटिव चार्ज को, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज क्या है, उसका नाम क्या रखा गया है, इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट उन्होंने बात किया है कि जो कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कैथोड रे के अंदर, वो फ्लोरेसेंस को जनरेट करते हैं। तो वो जनरेट कर रहे हैं फ्लोरेसेंस को, और ये हमने अभी बात की है। यहाँ पर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को दिखाई दिए थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कैथोड रे के बारे में क्रॉक ने डिस्कवर किए थे। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर के गए थे थॉमसन। जैसा कि आप लोगों को नाम से याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो थॉमसन या फिर रदरफोर्ड, इन दोनों के ही बारे में बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही एक्सपेरिमेंट किया था इस सेम प्रोसेस के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं थॉमसन की, तो थॉमसन ने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया था सेम ZNS स्क्रीन के ऊपर, जो कि हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। सेम यहां पर कैथोड चार्ज, सेम यहां पर एनोड चार्ज, यहां पर इनका सर्किट ड्रॉ किया गया था, और साथ में इस डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए कि ये डिफ्लेक्शन शो होता है, यहां पर उन्होंने कुछ पाथ को छोड़ दिया था, ताकि जैसे ही ये रेस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव करेंगी तो यहां पर हमें वो पार्टिकल, एग्जैक्टली वो पार्टिकल पता लगेंगे कि वो कौन से पार्टिकल हैं जो एक्सरे के अंदर प्रेजेंट रहते हैं नेगेटिव चार्ज में। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो प्रेजेंट किया था जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ही थे जिन्होंने नाम दिया था कि हमारी जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है या फिर जो हमारी एक्सरे है उनके अंदर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, और इस नेगेटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर के गए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसी पॉइंट को अपने ओन मेथड से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने लिया था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जस्ट सामने उन्होंने रखी है एक मेटल फॉइल, और ये मेटल फॉइल जो है उनके द्वारा ली गई थी गोल्ड की। तो ये गोल्ड की मेटल फॉइल थी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने सामने रखा था, और अगेन यहां पर रखी गई थी ZNS की स्क्रीन। और बताने की जरूरत नहीं है कि ZNS की स्क्रीन क्या काम करेगी, यहां पर वो करेगी फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक्सरे पास होंगी, गोल्ड फॉइल से होके जाएंगी, वो यहां पर शो करेंगी उस पार्टिकल को। जैसे ही यहां से बीम्स पास की गई इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहां पर नंबर ऑफ रेस पास होकर के इस गोल्ड फॉइल से गई। अब यहां पर 3 टाइप के कंक्लूजन्स निकले थे। वो कंक्लूजन्स क्या थे इस बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर जब इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया गया था तो हमें पता है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होती है। हम बोल सकते हैं कि मैलेबल एंड डक्टिलिटी में जो बेस्ट मेटल्स हैं वो गोल्ड या फिर सिल्वर ही होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से निकली थी एक्सरे। जब ये एक्सरे यहां से पास हुई तो हमें ये बात पता है कि एक्सरे के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक्सरे ने 3 टाइप की प्रॉपर्टी शो की। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि हमारे पास एक एटम है, ये गोल्ड फॉइल के अंदर प्रेजेंट गोल्ड का एटम है, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी कि कुछ रेस टकराने के बाद उसी एंगल पे वापस आ गई जिस एंगल पे उनको भेजा गया था। अब इस एंगल को आप चाहे तो 0 डिग्री माने, चाहे 180 डिग्री माने। कुछ ऐसे हमारे पास रेस थी
जिन रेस को हम लोगों ने एक पॉइंट पर फिक्स करा, तो पहले उसने दिखाया 60 डिग्री का एंगल, अगेन उस पॉइंट पे फिक्स करा, लेकिन अब की बार वो दिखा रहा है 90 डिग्री का एंगल, या फिर उसके आगे करा तो 120 डिग्री का एंगल, यानी कि फ्लक्चुएशन दिखा रहा है एंगल में। तो पहला पॉइंट क्या था? फिक्स था एंगल, कुछ रेजेस का एंगल फिक्स था। सेकेंड पॉइंट क्या था? फ्लक्चुएशन हो रहा था कुछ एंगल के अंदर। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि कुछ जो रेजेस थी वो पास हो गई थी हमारी गोल्ड फॉइल के अंदर। तो इन 3 पॉइंट को लेकर के उन्होंने 3 बातें एक्सप्लेन करी। उन्होंने बोला कि वो पॉइंट जहां पर वो एंगल फिक्स है, यानी कि हम जिस एंगल पे भेज रहे हैं उसी एंगल पे वो वापस आ रही हैं। इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम है, उस एटम के अंदर कोई एक सॉलिड स्पेस है, वो सॉलिड स्पेस से जब हम लोग रे को टकरा रहे हैं तो उसको पार नहीं जाने दे रही है, वापस उसी एंगल पे भेज दे रही है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 3, रेस जो पास हुई है, तो उनका कहना था, रदरफोर्ड ने बोला कि जब हमने रेजेस को पास किया है और बहुत 1 या 2 लाख में से कोई 1 या 2 रेज ऐसी थी जो इस एटम से पार निकल गई हैं, इसका मतलब इस एटम के अंदर खाली स्पेस भी है। तो 2 पॉइंट हो गए, एटम के अंदर खाली स्पेस भी प्रेजेंट है और एटम के अंदर एक सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है जो इन रेजेस को अपने में से पार नहीं होने देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पर ही रे को फेंक रहे हैं और वो वापस आ रही हैं लेकिन बार बार अलग एंगल शो कर रही हैं, इसका मतलब इस एटम के अंदर एक मूविंग पार्टिकल भी है। तो ये 3 उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, जो बहुत यूजफुल भी रहे हैं और आज तक भी हम लोग इस थ्योरी को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो ये 3 पॉइंट दिए थे, इन 3 पॉइंट से कंफर्मेशन निकल के आया है कि हमारा जो ये सॉलिड पार्ट है इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, जिनको हमने फर्दर स्टडीज में फाइंड आउट किया था। और इन मूविंग पार्टिकल को उन्होंने कंफर्मेशनली नाम दिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थॉमसन की गई थी, लेकिन जो इसके ऊपर एग्जैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि प्रूफ दिया गया था, वो दिया गया था रदरफोर्ड के थ्रू। बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हम लोगों को मिला था मिल्किंसन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मिल्किंसन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने निकाला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह? इन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रहता है E/E/m। यहां पर जो E रहेगा वो रहेगा हमारा कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, डिवाइड बाय E/m की वैल्यू उन्होंने जो फाइंड आउट की थी वो थी 1.78 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम को कैंसिल आउट करेंगे। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इन्होंने कैलकुलेशन के बाद इस वैल्यू को निकाला था 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और अगर इसी वैल्यू को हम लोग किलोग्राम में चाहते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हम लोगों को पता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो पार्ट है वो था गोल्डस्टीन का। गोल्डस्टीन ने अगेन सेम जो हम लोगों ने ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड करवाया। उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर एनोड और कैथोड को यूज किया था और उनको कनेक्ट किया था एक सर्किट के थ्रू, जहां पर हम लोगों को पता है एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। सेम हम लोग यहां पर प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यहां पर भी नॉब को यूज करने वाले हैं, जो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा प्रेशर को कम करने के बाद। प्रेशर को किस तरीके से कम करना है वो हम लोग बात कर चुके थे। तो यहां पर ये हम लोगों ने वॉल्व को यूज किया है प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। अब जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट को पार कराया गया तो अगेन कैथोड रे से हमारी रेज ने मूव करना स्टार्ट किया एनोड रेज की तरफ। लेकिन यहां पर गोल्डस्टीन ने एक चीज को और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, वो ये था कि कुछ रेजेस ऐसी थी
जो कैथोड रे से अपोजिट जा रही थी, कुछ रेसेस ऐसी थी जो एनोड रे से डिफ्लेक्शन को शो कर रही थी। तो यहां पर क्योंकि हम लोगों ने यूज की थी कैथोड रेस को, और वो कैथोड रेस से जब पार्टिकल्स मूव करा रहे थे हम लोग एनोड रेस की तरफ, तो वो एनोड रेस से डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, मतलब एनोड रेस से दूर मूवमेंट कर रही थी। तो गोल्डस्टीन ने उन रेसेस को जो एनोड रेस से अट्रैक्शन ना फील करा करके डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं और उनसे दूर मूव कर रही हैं, उन रेसेस को नाम दे दिया था एनोड रेस। और साथ ही उन्होंने ये बात बोली कि एनोड रेस क्योंकि दूर मूवमेंट कर रही हैं एनोड से, और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और कभी भी किन्हीं भी दो चार्ज का जब डिफ्लेक्शन होता है यानी कि उनमें अट्रैक्शन ना होकर के उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो, तो उसका रीजन ये होता है कि वो दोनों सेम चार्ज लिए हुए हैं। तो यहां पर उन्होंने बोला कि एनोड रेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन, जिसका सिंबल बनाया गया P पॉजिटिव। तो ये डिस्कवर किया गया था बाय द हेल्प ऑफ गोल्डस्टीन। अगेन यहाँ पर पॉइंट सेम रहेंगे, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलती है, यहाँ पर ZNF की स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट को यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस बनाते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स आप लोगों को दिखाई देंगे। दूसरा, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने गैस यूज की है, नंबर 1 पॉइंट कि वो गैस अनरिएक्टिव गैसेस हैं, और नंबर 2 पॉइंट कैथोड रेस उन गैसेस के साथ कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती हैं, अनआयोनाइज नहीं छोड़ती हैं उन गैसेस को। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन का। अगेन गोल्डस्टीन ने भी हम लोगों को मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू प्रोवाइड की थी बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला E/m, जहां पर हमें पता है E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड बाय E/m की वैल्यूज एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने फाइंड आउट की थी 9.5 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। साथ ही हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा है कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी किया है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस बना सकूं आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।